रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी और ये खुसूसी फैसला आपका। हम चूँकि बहुत सियासी टॉक शोज़ करते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के जो हालात हाज़रा हैं उनके ऊपर हमारी नज़र रहती है, लिहाजा हम मौके की तलाश में होते हैं कि मौका आए तो हम जिनको हम पसंद करते हैं, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको आप लोग देखना चाहते हैं, उनसे भी हम बात कर सकें। ईद का ख़ास मौका होता है जिसके ऊपर हम सेलिब्रिटीज़ को या जो हमारे मुल्क के नामवर लोग हैं उनके साथ बात करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। आज हम लाहौर में हैं और इस खुसूसी प्रोग्राम और खुसूसी नशिस्त का मकसद जो है वो पाकिस्तान की एक ऐसी गुलकारा के साथ बात करवाना, एक ऐसी फ़नकार के साथ बात करना है जो कि बहुत ही कम अरसे में इस जो गायकी का मैदान है उसमें बेपनाह कामयाबियां समेट के बैठी हैं। और एक ऐसी आवाज़ है जिसे रेशमा जी के बाद, आबदा जी के बाद सूफ़ी गायकी में, और रेशमा जी के बाद जिसे कहते हैं फोक और आवाज़ के तौर पे उनको कहा जाता है कि वो मारवी हैं और वो सिंध की मारवी हैं। एक ऐसी आवाज़ है जो अपने अंदर एक जादू रखती है। सनम मारवी के साथ मैं मौजूद हूँ। आपको ईद मुबारक भी हो। बहुत शुक्रिया जी। कुछ बताइए अपने बारे में, सनम मारवी कौन है? सनम मारवी कौन है? मेरे फादर एक म्यूज़िशियन हैं और बच्चों को सूफ़ी कलाम और साथ साथ जो हमारे सिंधी वली हैं हज़रत शाद लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जितना लिखा वो बच्चों को ट्रेनिंग करवाना। तो अपने फादर के साथ टाइम ज़्यादा गुजरा और बहुत मेहनत की। अब अपने बाबा की बेटी है मतलब? बिल्कुल। तो ये सिंध में हैदराबाद, और हैदराबाद में आगे फिर कोई गोट है जहाँ से आपका ताल्लुक? जी, हैदराबाद से तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है और वो खैरपुर नाथन शाह। तो सनम मारवी कैसे बनी? बाबा के साथ एक प्रोग्राम करने गई थी थर में, जहाँ पर मारवी की है दरगाह। वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ पर एक कलाम गाया। वहाँ से एक बंदे ने उठकर कहा कि ये तो हमारी मारवी है। उससे बस नाम शुरू हुआ। और क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? मेरी होगी 7 या 8 साल। सनम, मैंने आपकी एक अखबार में आपके बारे में पढ़ा, कुछ बचपन बताइएगा, क्योंकि जो आपकी आवाज़ का सोज़ है उसके पीछे पूरी दास्तान लगती है। सुनाएंगी आप दास्तान? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि लोग जो मुझे देखते हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। मैं 3 साल की थी जब मेरे फादर को मर्डर किया गया। तो बहुत छोटी सी थी। फिर क्योंकि मेरी अम्मी की, जहाँ पर मेरे फादर जो बलोच फैमिली से हैं, एक ऐसी फैमिली कि औरतों का निकलना, औरतों के सामने, औरतों का मर्दों के सामने बात करना एक जुर्म है। एक जुर्म ऐसा कि उनको मार दिया जाए, क्योंकि उनकी ये जुर्रत नहीं है कि अपने देवर के सामने, अपने ससुर के सामने बात कर सके। वहाँ पर मेरे फादर की जब मर्डर हो गया, उस फैमिली में से मेरी माँ किस तरीके से निकली, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे लेकर कि उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जहाँ पर वो मुझे मार सकें और मेरी माँ को मार सकें, पर मेरी माँ ने बहुत कोशिश की और किसी आसपास के पुलिस स्टेशन पर पहुँची। उन्होंने मेरे दादा को, नाना को बुलाया और हमें भेजा। मेरी दादा यहाँ पंजाब से, अम्मी मेरी पंजाबन है। अच्छा। सरगोदा से हैं। अच्छा। तो वही बात के नाना ने कहा कि नहीं, बेटी भी है तुम्हारे साथ, अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। शादी जहाँ पर हुई वो एक म्यूज़िक फैमिली से थे, जो आपके वालिद, जिनसे आपकी बड़ी इंस्पिरेशन है। अब म्यूज़िक फैमिली से बाबा ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया, प्यार दिया बहुत ज़्यादा। पर ये था कि कहीं ना कहीं कुछ लगता था, क्योंकि मुझे याद है मैं 3-4 साल की थी, मुझे चीज़ें याद हैं। अपना फादर, मुझे बाबा याद है कि उनकी, क्योंकि उन्होंने 7 शादियां की थी और 8वीं बीवी में से सिर्फ मैं हुई हूँ। तो 8 बीवियों में से एक कोई औलाद नहीं, और आप अकेली? मैं अकेली थी। हाँ। तो याद था कि वो क्या थी फैमिली। पर मेरे 2 साल के बाद, 5-6 साल की मैं हुई तो मेरा भाई हो गया था सेकंड फादर में से। फिर मेरे अब्बू ने मुझे ऐसी परवरिश दी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान इतना फरिश्ता हो सकता है। कि पढ़ाया लिखाया और फिर मेरी माँ ने कहा कि तुम बच्चों को सिखाते हो, इस बच्ची को इस फील्ड में ना लेकर आओ। अब्बू ने कहा कि
इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा फिर भी ये मोहताज ही होगी, इसके पास अपना फन होगा, ये कभी किसी की मोहताज नहीं होगी, अपनी फैमिली को खुद चलाएगी, अपने ससुराल को चलाएगी, मतलब बहुत सारी बातें करते थे अबू। फिर उन्होंने मुझे सिखाया, मार के सिखाया, मेरा दिल नहीं था, उन्होंने कहा तुम्हें सीखना है क्योंकि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। 16 साल की उम्र हुई, सब लोगों ने कहा कि हाँ जी अब तो लड़की जवान हो गई है और ये बड़े पैसे कमाएगी, आसपास के जो लोग हैं बड़े पैसे कमाएगी, और ये जो हमारा उस खान साहब है ये तो बैठ के खाएगा। जैसे लोगों की एक रिवायती सोच होती है। मेरे फादर इतने खुददार इंसान हैं, बस वो 16-17 साल की उम्र में मेरी शादी करवा दी। कहा कि नहीं बस अब अपने घर जाओ और बस अब 16 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई? करवा दी। और मजे की बात है कि जब मेरी शादी होने वाली थी उससे 2 दिन पहले मेरे फादर मुझे कमरे में लेकर के कहा मुझे कुछ बात करनी है। मैं डरती बहुत थी अब्बू से, तो मैंने कहा कुछ मुझसे कोई गलती हुई है, अब्बू मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहा कि वो मैंने तुमसे एक बात करनी है, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो बहुत सारे लोग तुम्हें कहेंगे मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ क्योंकि तुम ससुराल में जा रही हो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं बाबा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई आप मेरे फादर नहीं हैं? तो रोने लगे और कहने लगे कि हाँ मैं नहीं हूँ। मैं रो पड़ी, मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं। शादी हो गई 16 साल की उम्र में। शादी के बाद 1 साल की, जहाँ पर शादी हुई मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं बहुत बड़े बंदे के साथ शादी करूँ। हर माँ की ख्वाहिश होती है। हाँ, मतलब बहुत दौलतमंद हो, लोग हों, पढ़े लिखे हों। कोई उम्र नहीं देखी अम्मा ने और शादी करवा दी। ऐसा लगता था जब भी उनके साथ जाती थी लोग कहते थे कि आपकी बहू है, ऐसे ही होता था, हमेशा कहते थे आपकी बहू है। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं 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 मेरे हस्बैंड है, ऐसा होता था। खैर शादी हो गई, अच्छा टाइम गुजर रहा था और 1 साल में उनका कराची में टारगेट किलिंग हुई, मर्डर हो गया। और बेटी थी, अब घर आई वापस ऐसे ही बस आपकी भी बेटी थी उस वक्त जैसे आप बेटी जिससे मैं थी, सेम स्टोरी मेरी और मेरी बेटी की सेम स्टोरी है। घर वापस आ गई, वो भी बहुत अमीर लोग थे, 7 बेटे थे उस मेरे हस्बैंड के। उन्होंने बड़ा कहा कि, और मतलब मुझे लगता है कि मौला को करिश्मा है, उसको भी एक बेटी थी 7 बेटों के बाद, मतलब मेरे हस्बैंड को 7 बेटों के बाद ये मेरी बेटी एक हुई। उन्होंने बड़ी कोशिश की, आखिर जब वो मर्डर हो गया तो उनके मरने पर हमारी पूरी फैमिली गई। मेरी माँ ने कहा तुम मत चलो, तुम नहीं जाना क्योंकि तुम नहीं बर्दाश्त कर सके, तुम घर में। छोटी उम्र थी, मैंने कहा ठीक है। अम्मी मेरी बेटी को लेकर गई, उन्होंने वहां पर ही मेरी बच्ची को उठा लिया, छीन लिया। अब छीन लिया तो उन्होंने मेरी बेटी को ऐसी जगह पे बंद कर दिया कि मैंने 8 महीने गुजारे, कुछ नहीं हुआ। दुनिया की पुलिस को, दुनिया के वडेरों को, दुनिया के चौधरियों को, मतलब मुझे कोई कहता था ना कि वो बंदा आपकी मदद कर सकता है, मैं उसके दरवाजे पे चली जाती थी कि प्लीज़ मेरी मदद करें प्लीज़। मतलब मुझे लगता था कि जो मेरी स्टोरी है मतलब वो दोबारा ना हो। बहुत सारी मदद हुई, पर उस चीज़ में मेरे अबू और मेरी माँ, उन्होंने मुझे कहा कि जो है ये हमारा काम है, हम तुम्हें बेटी ले देंगे पर तुम ठीक रहो, क्योंकि मुझे उनको लगता था कि पागल होने वाली है। मेरी माँ ने जब तक मेरी बेटी नहीं मिली 1 रात भी वो घर में नहीं रही। मेरे फादर 1 दिन भी वो घर में नहीं रहे। कभी किसको पैसे देना, कभी किस जमींदार को पैसे दे, कभी कुछ, मतलब हर चीज़ हमने कर दी। हमने अपने घर बेच दिए, हमने अपनी हर चीज़ें बेच दी। जेवर मेरी माँ ने, आखिरी मुझे याद है मेरी माँ की चीज़ें थी कुछ, वो बेच के तो उस बंदे को उसने कहा कि बेटी तक हमें पहुँचा दो, जो तुम कहोगे। इवन मेरी छोटी बहन थी, उसके लिए मेरी माँ ने कहा अगर तुम्हें मेरी बेटी का भी रिश्ता चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगी, हमें बच्ची वापस दिलवा दो। खैर एक बंदा इब्रार शाह उसका नाम है, उसने हमारी इतनी मदद की। शाह था और उसने मुझे कहा कि आप मेरी बहन हो और आप परेशान ना हो। उनको बुलाया और कहा, उन्होंने कहा कि हम इस शर्त भी देंगे कि बच्ची अगर माँ की तरफ चली गई तो आपकी हुई, और बच्ची अगर माँ की तरफ ना गई तो हमारी हुई। हमने कहा ठीक है। अब तकरीबन 1000 लोग डेरे में बैठा हुआ है और डेरे में 2 औरतें बैठी हुई, एक मैं और मेरी माँ, और उस तरफ एक गरीब सा बंदा मेरा बाप। और बच्ची मेरी लेकर वो आए और बच्ची ने कहा कि जाओ, उन बंदों ने कहा जाओ माँ की तरफ। वो क्या माँ, उसको तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। मेरी माँ पंजाबी है तो उसने मुझे कहा ए ना बच्ची नूं जरा लै जा अंदर, एक दो इसनू ला तो बेहोश हो जाएगी, आप इनू लै के जावांगे। मतलब पंजाबी में उन्होंने मुझे कहा।
मैं कहा ठीक है, सिंधी नहीं समझते थे। मैंने उसको उठाया, वो मेरी तरफ नहीं आई, उठाया ज़बरदस्ती उसको वॉशरूम में लेकर 2-3 उसको मैंने थप्पड़ मारी। वो इतना उसको मारते थे, टॉर्चर था कि जब मैंने उसको एक थप्पड़ मारी वो बेहोश हो गई और 6 या 8 घंटे के बाद उसको होश आया था। और वो जैसे ही सोई मैं उसको गले से लगाकर मैंने बाहर आई, मैंने कहा माँ से मिली है, तो इस वजह से वो जो है सो गई है। तो वो जो अबरार शाह था उसने कहा हाँ हाँ बस वो बच्ची आपकी हुई, आप जाएं। इस तरीके से पैसे भी दिए और मैं अपनी बच्ची निकाल कर आई। फिर कुछ अरसे में मेरी फिर हामिद के साथ शादी हो गई। मुझे ये बताएं कि आपकी जो म्यूज़िक का आपने कहा 7-8 साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया, तो आपने सबसे पहले क्या परफॉर्म किया और वालिद ने आपको कैसे सिखाया, उस पे मैं थोड़ा सा ज़रूर सुनना चाहती हूँ। असल में बाबा जब बच्चों को सिखाते थे तो मैं भी आकर बैठ जाती थी क्योंकि उनके साथ ज़्यादा थी। फिर मैंने हमारे गांव में फर्स्ट टाइम जब टीवी आया किसी के घर में तो हम सब वहाँ पर देखने के लिए गए और वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने किसी का आवाज़ सुना, बड़ा मर्दाना सा आवाज़ कानों पर पहुँचा तो लगा कि क्या बात है। बीबी आबिदा परवीन का कलाम था, तेरी इश्क नचाया करके। वाह वाह वाह, अच्छा। बस मैं घर आई और पहली आवाज़ जो थी वो आबिदा जी की, आबिदा जी की। बस घर आई हूँ और दरवाजे के पीछे खड़े होकर मैंने अपने अब्बू को कहा मैंने भी गाना है। तो अब्बू हंसने लग गए ना, क्या कह रही हो। मैंने कहा मैंने गाना है, वो मैं टीवी पर देख कर आई हूँ उनकी तरह। कहा किसको सुना है? बस मैंने कहा मैंने सुना है बस। अब्बू ने कहा चलो मुझे दिखाओ किसको सुना है। चल के देखा, अच्छा बीबी आबिदा परवीन की तरह होना है, ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए क्या करना पड़ता है? कहा इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा कितनी मेहनत करते हैं? बहुत करते हैं। मैंने कहा अब्बू बताएं कि मेहनत कितनी करते हैं? कहा कि 10-10 घंटे रियाज करना पड़ेगा और इससे भी बढ़कर। मैंने कहा इससे बढ़कर क्या? कहा कि 24-24 घंटे भी बैठना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं बैठूंगी। अच्छा, अब जहां पर मैं गई, अब वो तो गांव बिल्कुल पिंड और इनके तरीके भी यही तौर तरीके। अब वहां पर काम करूं सारी दिन, काम करूं सारा दिन, किचन में मेरा गुजर जाए। बस यही कि सुबह उठना है, सारे वेड़े का झाड़ू देना है, फिर जाकर बर्तन धोने, बर्तन भी नलके पर जाकर बाहर धोने हैं। फिर ये सारी चीजें करती रही। एक मरतबा मुझे याद है कि शाम का टाइम था और मेरी सास ने कहा कि जल्दी कर अपना बाहर ना झाड़ू दे के अपना 4 पहिया ला। मैं कहा जी ठीक है। मैं झाड़ू दे के ना तो 4 पहिया मैंने बाहर लगाए, टीवी भी बाहर रख। मैं कहा ठीक है। बाहर मैंने टीवी जब रखी, विरसा हेरिटेज चल रहा था पीटीवी का। मैं झाड़ू देते झाड़ू दे भी रही हूँ और उसको देख भी रही हूँ। तब तक मेरी सास ने कहा जाओ जाकर खाना भी बनाओ, शाम का टाइम है। मैंने कहा जी, क्योंकि इनका किचन ओपन है, वहां से टीवी नजर आता है। खाना भी बना रही हूँ, किचन में देख भी रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया, शो भी देख रही हूँ, डिसाइड कर ली हूँ कि रात को हामिद को मेरे को लालच देनी है। उस दिल में मैंने सोचा। रात को जब आया, बैठी, मैंने कहा हामिद देखो, हम जिंदगी में मैं बहुत बढ़ सकती हूँ आगे। मैंने कहा क्या बात कर रही हूँ? मैंने कहा हाँ तो मुझे मौका दो। मैंने बहुत सीखा हुआ है और मैं आगे जिंदगी में बढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है क्योंकि गांव का माहौल है, ये हो ही नहीं सकता, रीत रिवायत। मैंने कहा कुछ करें, कुछ हो सकता है। कहा कि तुम्हें कौन जाता है टीवी में जो तुम्हें इतनी बड़ी बात कर रही हो? मैंने कहा समीना पीरजादा है, वो मुझे जानती हैं। अच्छा। कहा अच्छा, वो कैसे जानती थी? वो मेरे अब्बू को जानती थी। अच्छा। मैं और मेरे अब्बू यहाँ पर एक मरतबा शो करने के लिए आए थे, रफी पीर का। अच्छा जी, लाहौर में। ठीक शादी से पहले। हाँ। तो कहा नंबर है? मैंने कहा हाँ मेरे एक बैग में होगा नंबर। निकाल के कपड़े मैंने वो नंबर निकाला। मैंने कहा वो नंबर है। जब उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने पहला अल्फाज कहा, अरे सनम तुम कहाँ चली गई हो, तुम कहाँ गायब हो गई? मैंने कहा जी बीबी मेरी तो शादी हो गई है और मैं तो गांव में रहती हूँ। कहा कि सुबह संडे है तो जरा तुम आओ ना टीवी पर। मैंने कहा टीवी मैं तो नहीं आ सकती। कहा आप शौहर से बात करो मेरी। हामिद से बात, समीना पीरजादा का बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने जब देखा कि टीवी स्टार इनसे बात कर रही है, हामिद ने बड़ा मतलब तेड़ के हाँ जी मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा, बिल्कुल। अब इसने वहां फोन पे तो कह दिया, इजाजत लेना बहुत मुश्किल था। किसी तरीके से इसने इजाजत ली, गाड़ी में आकर टीवी पर पहुंचे। लाइव शो चल रहा था। जैसे बीबी ने मुझे देखा, कहा आ जाओ, लाइव शो चल रहा था, ऐसे बुला दिया, आ जाओ जो टीवी पर बैठो। अब मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। कहा आओ। अब मैं सीधी जाकर टीवी पर बैठ कर, टीवी पूरा शो जो गाँव में घर घर चल रहा है वो शो। वाह। अब वो मैं बैठ गई। कहा सनम वो कलाम तो सुनाओ जो अपने बाबा के साथ गाया था। मैंने कहा बीबी मुझे गाना छोड़ते हो बहुत टाइम हो गया। अच्छा। मैंने कहा बीबी आपने मुझे यहाँ पर बिठा दिया, आप तो ऐसे बोली भी जा रही हूँ, लाइव चल रहा है, आप तो बड़ा मसला भी हो जाएगा। कहा कुछ नहीं होगा, आप सुनाओ। मैंने सुनाया किथे मेहर अली किथे तेरी सना। थोड़ा सा मुझे पुरानी याद ताजा करते हो और क्या।
किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालियां, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली हे किथे तेरी मौला। वक्त फीले दामने मुर्तजा, मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिला, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। सनम के साथ हम बात कर रहे थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि सनम हामिद भाई से शुरू करना चाहिए पहले जी। तो मैं थोड़ा सा शुरू करना चाहती हूँ इससे कि आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुई, उससे शुरू करना। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और हमारे पास तशरीफ़ लाई। बस पहली बात तो यह है कि जो मुकद्दर में होता है, जो नसीब में होता है, वो मिलना ही होता है, वो मिल जाता है। जैसे जोड़े आसमान पे बनते हैं, बड़ी कोशिश से और बड़ी मेहनत से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अब अल्लाह का शुक्र है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मज़हब में तो ये नहीं है, लेकिन जिस तरह लोग कहते हैं कि मुझे कितने जन्मों की बात करते हैं, अगर मैं इस दुनिया में कोई 20 दफ़ा भी भेजा जाऊँ तो मैं यही चाहूँगा कि सनम मेरी लाइफ पार्टनर हो। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आप लोगों का कैसे मिलाप हुआ? सनम ने स्टोरी अपनी सुनाई। मेरी अम्मी और सनम की अम्मी दूर की रिश्तेदार हैं आपस में, तो मैं इनके शहर एक शादी पे गया था, एक दोस्त की शादी थी वहाँ पे। तो मेरी अम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि वहाँ पे हमारी रिलेटिव रहती हैं, तो तुम उनके घर चक्कर लगा लेना। तो मैं जब पहले तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि वो मैं कहाँ ढूंढूंगा उनको और किस तरह होगा। फिर उन्होंने नंबर मुझे भेजा कि ये उनका नंबर है, उनके हस्बैंड का, इनके अब्बा का, तो आप उनको कॉल कर लेना। तो मैंने रात को थोड़ा मैं फ्री हुआ 12-1 बजे, तो मैंने कहा चलो माँ नाराज़ ना हो जाए, तो मैंने कॉल कर दिया। मैंने कहा फ़ोन कर लेता हूँ, तो उन्होंने कहा आप ज़रूर आएँ। तो मैं वो रात को रिक्शा लेके, तो जब मैं पहुंचा इनके घर, तो पहले तो इनकी अम्मी को मिला, इनके पास बैठा रहा। फिर इनकी अम्मी ने कहा आओ मैं तुम्हें अपनी बेटियों से मिलाती हूँ। तो वो मुझे ऊपर लेके गई। ऊपर जो स्टोरी थी उनकी, उसके ऊपर सनम का रूम था। अच्छा। मुझे याद है, ये 10 साल पहले की वैसे बात है। तो इसने ये बिल्कुल आपकी तरह दुपट्टा किया हुआ था। अच्छा। तो ये जैसे बाहर निकली तो मैंने इसको देखा, तो बस फिर वहीं पे थोड़ी देर में बैठा रहा। फिर वापस आया तो अम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम उधर गए हो। मैंने कहा मैं उधर गया था, अब तू इनके घर आ जा। मैं आई, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, क्योंकि शादी हुई थी मेरे पास। सामने भाई क्या हाल है, ये तो जी देखे जा रहे हैं। मैंने कहा अजीब बंदा है, मैंने भाई भी कहा है। मैंने कहा भाई आप कैसे हैं? कहा भाई हाँ जी ठीक हूँ। भाई ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा आपकी बात करें? कह रहा हाँ मैं ही कह रहा हूँ भाई ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा और ठीक है आप, वो खाला ठीक है जी, मैं बात करके चली गई। अब ये तो जी दीवाना। अच्छा। इसने कहा, मम्मी ने इनको कहा जी मेरी बेटी दी शादी हुई है बेटा की। अच्छा उसके बाद फौरन बाद मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ और मैं घर पे आ गई। और अम्मी ने और खाला ने तो पहले ही बातें की हुई थी कि काश मेरी बेटी की शादी ना हुई थी तो मैं आपको ज़रूर देती। अब वही बात रिपीट हो रही थी। कहा कि वो जानती हो ना हामिद को मुझे करे। मैंने कहा हाँ। वो कह रहा है कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, तो क्या तुम सोचती हो? मैंने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है, उसकी पहले शादी हुई भी नहीं हुई है, तो उससे पूछो, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, फैमिली खानदान। कहते हैं कि नहीं। वो कह रहा है कि मैंने तो कलमा ही इस औरत के ऊपर पढ़ना है। मैंने इससे बात की, इसको बस ये अल्लाह ताला ने संजोग जो मिलाए होते हैं। तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा तुम्हें बहुत अच्छी औरत लड़की मिल जाएगी। इसने कहा मुझे हर चीज़ तुम्हारी कबूल है, तुम्हारी बेटी तुम मुझे शुरू से ही अच्छी लगती हो, पर नसीब से तुम्हारी शादी कहीं और हो गई, बस अल्लाह ने कोई मौजज़ा किया है। और मैंने कहा ठीक है, और शादी हुई, यहाँ पर आ गई। फिर मैं इनके गाँव, हाँ। फिर गांव में जब आई बहुत सारी उधर भी मैंने तकलीफें देखी, बट पर इसने मेरी बहुत मदद की। अच्छा सनम का कौन सा गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है? मैं 1-2 मेरी पसंद के हैं गाने, वो सनम को मैंने बताए हुए हैं, वही मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा वो कौन से जो आपको चुपके से बताए गए? इनको क्योंकि आपने कहा कि हर एक इंसान पैदा होता है एक राग लेकर। हाँ। तो इनका जो पसंदीदा राग है वो हाँ। एमन है। अच्छा वो मेरा भी फेवरेट है। अच्छा। हाँ बहुत फेवरेट है मेरा। तो सुनाए ना फिर हम दोनों को सुनाए। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा
हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख कर शर्मा रहे हैं आप। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। रऊफ सिद्दीकी साहब का गजल है। अच्छा, ये जो एमके वाले जी, लोग जी, थे, जी। क्या बात है, जबरदस्त। तो इसके अलावा भी कुछ आप सुनते थे या मैं ज्यादातर ये मैं राग घर में यही चलता रहता है, हाँ, जी, मतलब और ये एक सुना दो वो छाप सुना दो? तिलक हजरत अमीर खुसरो वो तो आपको पता है, बल्कि मैं जब आ रही थी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि वो जरूर सुनना है आपने छाप तिलक सर जी। तो वो तो खैर वो भी फिर सुना है ना मैं। जी, सुनाऊं? हाँ हाँ। मोरे साई की ऊंची माड़ी, मुझसे उतरो चढ़ो ना जाए, कोई कह दे मोरे मुर्शिद की मोरी बैया पकड़ ले जाए। जो तू मांगे मौला, जो तू मांगे रंग की रंगाई, मारा जो बन गिरवी रख ले, तन तेरो मन तेरो मारी इबादत गिरवी रख ले। छाप तिलक सब चीनी रेबो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, मतवारी कर दी नीरेबो से नैना मिलाई के। क्या बात है, क्या बात है। हम बात कर रहे हैं दोनों से और सनम से सुन भी रहे हैं, और अभी हमने जो सूफियाना कलाम जो कि पढ़ती भी बहुत है उसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाएगा मारवी से और उनके हस्बैंड से हामिद साहब, हामिद बहलोल साहब, मैं सही नाम ले रही जी हूँ ना जी आपका? जी बिल्कुल सही ले रही। आप पढ़ती हैं, मैंने सुना है बहुत पढ़ती हैं आप, और आपने बाबा बुल्ले शाह और सचल सरमस्त और अब्दुल लतीफ बिटाई और सब लोगों को बहुत पढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैंने पढ़ा है और मुझे अभी नाव 500 कलाम याद हैं। 500 कलाम माशाल्लाह सबके जुबानी? जी याद है मुझे। वाह 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 वाह, फिर तो आपको कलाम में ही बात करती होंगी आप हामिद भाई से भी, बच्चे से क्योंकि भी। मेरे अब्बू ने सिखाने से पहले मुझे कहा कि पहले तो इन कलामों को तुम्हें समझना चाहिए हाँ। कि ये मैसेज क्या है। तो इस मैसेज को पहले समझो कि तुम लोगों तक जो मैसेज पहुंचाओगी वो क्या है। तो आपको कौन सा कलाम ज्यादा पसंद है जिसको कि आप बहुत पढ़ती हैं, शौक से पढ़ती हैं? हजरत सच्चल सरमस्त ज्यादा मेरे करीब हैं, उनको मैं तो उनका कौन सा कलाम आपको ज्यादा पसंद है जो पढ़ती हैं? ज्यादा सुना दें हमें। उनके ही गाए हैं। हाँ। जी। मैं ता कोई ख्याल, हाँ मैं ता कोई ख्याल, हाँ हुण मिल सानाल ख्याल दे, मैं ता कोई ख्याल। वाह वाह, क्या बात है। ये लोग इस वक्त जो है वो गाते हैं, वो पॉप की तरफ जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा उधर पैसे भी मिलते हैं, बहुत ज्यादा उनको ऑफर्स भी आते हैं। तो आपने सूफीज्म को क्यों अडॉप्ट किया? यही आवाज तो इतनी अच्छी है, कुछ भी गाएंगे मेरे तो अच्छा। बाबा सूफी सिंगर थे, इस वजह से उनको देखा पहले तो और आपने कहा कि बस यही गाना है? यही गाना है। और फिर आगे चल के मुझे बहुत सारे रास्ते मिले, सीखा, तो फिर मैंने सोचा कि इससे बड़ी इबादत तो मेरे पास और कोई है नहीं कि लोगों तक मैं उनका पैगाम उस पहुंचा। परवरदिगार का जी। पैगाम, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने रेशमा जी को भी गाया जी, और बड़ी इंस्पिरेशन आपकी उनके साथ भी है? उनका बहुत प्यार उनका- भी रहा है मेरे साथ। अच्छा, जी। मुलाकातें रही हैं जी, बहुत। बिल्कुल, उनका अच्छा। जो आखिरी लम्हात थे, ये हमारे घर के पास हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो थी, तो सनम उनके साथ साथ रही। तो उनका कोई सुनाए। लंबी जुदाई तो मैंने आपका सुन रखा है, जो भी पसंद है वो सुनाए उनका जो आप मैं गाते हैं। एक सुनाती हूँ जो उनको भी बड़ा पसंद है, अच्छा जो शायरी भी उनकी खुद की है, रेशमा जी की। अच्छा, जी। कंपोजिशन और लिरिक्स भी रेशमा जी के अपने हैं। क्या बात है। अच्छा, हाथ जोड़ दिया मैं तेरे अगे वे, मैनू छड़ के न जावी टोलना वे, मैनू तू हाय हाय, मैनू तू
किताब ते लिखा तेरा नाम है, मैं चंगी लगदियां डोला तेरे नाले, मैं चंगी लगदियां डोला तेरे नाल, हाथ जोड़ दिया मैं तेरे अगे वे, मैनू छड़ के ना जावी डोलना वे मैनू तू। वाह वाह, क्या बात। जिंदगी में ख्वाहिश क्या है, एम्बिशन क्या है कि कहाँ तक और जाना है? हाँ, जितनी ख्वाहिशात की वो मौला का करम है कि सब कुछ मिल गई हैं। अब यही है कि बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दूं और अच्छी पढ़ाई दूं। और म्यूज़िक में? तो सूफ़ी एक अकेडमी बनाना चाहती हूँ यहाँ पर लाहौर में, ताकि मैं सुर के साथ साथ उनको कलाम भी सिखा सकूँ और वो समझ सकें। उर्दू शायरी में कौन ज़्यादा पसंद? सब शायर को मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर जो सबसे ज़्यादा जिनको मैंने गाया भी है मिर्ज़ा गालिब। अच्छा, गालिब को गाना कोई आसान बात है? ये तो आपको पता है कि गालिब तो मतलब बड़ी बात है, तो थोड़ा गालिब हमें भी सुना दें फिर। जी, उनका एक गज़ल है जो मेरे फादर की कंपोजिशन है। तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई, तुम ना आए। सारा आलम था मेरी मैयत पर बेखबर, क्या तुम्हें खबर ना होगी, वाह वाह वाह, तुम ना आए। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि फिल्में वगैरह आप देखती हैं? जी बिल्कुल, बच्चों के साथ देखते हैं। तो बॉलीवुड तो आप गई भी होंगी, इंडिया में तो बहुत आपको सराहते हैं लोग वहाँ, तो जो भी थोड़ा सा सीखता है हमारे यहाँ भी लोग हम लोग स्पेशली एक शो जो है ना, हम लोग 22 टाइम्स इंडिया गए हैं। अच्छा। इन 5-4 सालों में। वाह 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 वाह, शायद ये सबसे ज्यादा सनम ही गई है इंडिया। अच्छा। तो हम लोग एक दफा वहाँ पे जयपुर में थे। हाँ। वहाँ पे सलमान खान के फार्म हाउस पे। अच्छा। तो उन्होंने स्पेशल कहा कि मैंने सूफी कलाम सुनना है, तो वो उन्होंने हमें बुलाया। उस वक्त हालात ठीक थे। हाँ। ये शायद 2013 की बात है। अच्छा। 2013 में हम लोग इतने हालात खराब नहीं थे। हाँ नहीं थे। तो वहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये नहीं मैं कह रहा कि यहाँ पे पजीराई नहीं है, वहाँ पे लोग जो हैं वो तो बिल्कुल दीवाने हैं बहुत सूफी म्यूजिक के। हमारे वहाँ पर मेरे स्टूडेंट भी हैं कुछ, जिनको मैं ऑनलाइन। वो पाकिस्तानी, उनको बहुत, ये नहीं उस्ताद नुसरत फतेह अली, गुलाम अली खान साहब, वो हाँ, मैं तो जब पहली बार इंडिया गई तो मुझे ये सुन के बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि पाकिस्तान से आई है, गुलाम अली खान वाले पाकिस्तान, यानी वो ऐसे तारुफ पाकिस्तान का हुआ, तो ये बड़ी बड़ी बात है। ये आप इमेजिन नहीं कर सकती, गुलाम अली खान एक बहुत बड़ा नाम है, वो पाकिस्तान उतरते हैं, उनका एहतराम तो हर जगह है, यहाँ पे भी है। मैंने और सनम ने हम एक फ्लाइट में यहाँ से दिल्ली गए थे, हमने उनको वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होते हुए देखा है। पायलट उनका कॉकपिट से बाहर आके उनका जो हैंड बैग था वो उठा के उनके पीछे पीछे चल रहा था। और बाद में कुछ हर सोसाइटी में थोड़े बहुत लोग होते हैं नटोरियस कैरेक्टर्स, जो उनके साथ भी बाद में यहाँ पर भी है, वहाँ पे भी है। बिल्कुल। तो इंडिया में कहाँ ज्यादा परफॉर्म करके मजा आया? बॉम्बे में। और मतलब सलमान खान ने जब सुना तो उनके साथ क्या, और बाकी जो बड़े बड़े लोग थे उनके साथ क्या क्या उन्होंने आपको किस तरह दाद दी? बहुत, सलमान खान साहब ने तो मतलब बहुत इज्जत के साथ बात की और बहुत अच्छा, मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। और मेरा भी यही काम था, क्योंकि मैंने अपने पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए जाती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मुझे, तो उन्होंने फिल्मों में गाने के लिए नहीं कहा? मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि वाहिद मैं आर्टिस्ट हूँ कि उसको ये लगे कि आर्टिस्ट सिर्फ इस काम के लिए नहीं होते कि आपके साथ रिलेशन बनाए, मुझे मूवी में गाना दो। आप मेरे भाई हैं, मुझे आपके लिए इज्जत है, पाकिस्तान आओ, मेरे घर के, मेरे मुल्क के आपके लिए दरवाजे खुले, मुझे आपसे कोई काम नहीं है, मुझे इज्जत अपने मुल्क से मिली है। कोई अच्छा सा सुना दे, अब टाइम खत्म हो रहा है, तो कोई अपनी पसंद का थोड़ा सा अच्छा सा। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कुतब बन गए दर्द व गम सहने वाले, और वली बन गए याली कहने वाले। अली मौला मौला, अली मौला मौला, याली याली
इसमें आजम है कि जिसने पुकारा उसी के काम आया। अली मौला मौला अली मौला मौला। इश्क की इब्तिदा भी तू, इश्क की इंतहा भी तू, रहने दो राज खुल जाएगा, बंदा भी तू खुदा भी तू। अली मौला मौला